Okay, let us start. So, let me share first of all my main screen with you. And on the day 5, हम पहले तो boilerplate कोड जो है वो क्विकली लगा देंगे. तो यहाँ पे जो हमने फॉर्म बनाया था एक बार देख लेते हैं और हम इसको लाइव सर्वर पे रन भी करते हैं. सो हमें क्विकली रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या किया था. ग्रेट. सो दिस इज द स्टफ वी डिड. और भी कुछ चीजें इस फॉर्म में बाकी है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे फॉर्म को मैं नहीं, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करते, एक नया फॉर्म बना देते हैं और उसके अंदर हम आज की जो चीजें है वो करेंगे. ग्रेट. सो आई विल स्टॉप द लाइव सर्वर. इसको बंद करूंगा मैं और इसमें भी इसको मैं बंद कर दूंगा. सो नाउ यहाँ पे अगेन मैं एक फॉर्म टैग लिखूंगा और इस बार मुझे गेट और पोस्ट के मेथड्स भी पता है, तो आई विल यूज लेट्स से पोस्ट मेथड और एक्शन जो है वो मैं लिख देता हूँ फॉर्म डॉट php और देन मैं एंटर मारता हूँ और यहाँ पे मैं एक लेबल लिख देता हूँ. ठीक है. तो लेबल फॉर लेट्स से हम नेम तो डालते ही है, सो यू नेम, और इस लेबल के अंदर हम रखेंगे इनपुट. तो इनपुट टेक्स्ट में हम डालेंगे या फिर हम नेम नहीं रखते हैं, हम रखते हैं लेट्स से इन्फो. तो यहाँ पे मैं नाम रखूंगा इन्फो और मैं आईडी यहाँ पे रखता हूँ उसका इन्फो, सेम आईडी रखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. और यहाँ पे ये जो टैग है वो मैं चेंज करके कर दूंगा टेक्स्ट ही रखते हैं और इनको कर देते हैं अगेन से. मुझे ऑल्ट प्रेस करना था. ओके. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लेस होल्डर. हमने यस्टरडे प्लेस होल्डर भी देखा था और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. और मैं यहाँ ऑल्टर जेड प्रेस कर देता हूँ ताकि वो वर्ड्स जो है वो रैप हो जाए और यहाँ पे आ जाए. मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस छोड़ के रीड ओनली. ठीक है. फिर मैं इसको सेव करता हूँ. तो अब मैं यहाँ पे लाइव सर्वर से इसको ओपन करता हूँ. तो आई विल बी एबल टू सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इन्फो जो भी है वो. और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं सकता. देखो, अगर मैं यहाँ पे कितना भी क्लिक करूंगा आई विल नॉट बी एबल टू क्लिक इट. मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता. करेक्ट. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रीड ओनली, कि आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, उसको आप कुछ भी मतलब एडिट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते हो. यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू रखा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा हुआ है कुछ वैल्यू इक्वल टू इम्पोर्टेंट और मैं प्लेस होल्डर को निकाल देता हूँ. यहाँ से मैं प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ आता है. अगेन मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता. प्लेस होल्डर है तो मैं उसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकता. पर अगर वो प्लेस होल्डर नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो मैं उसको ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ. उसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, कहीं पर जाके मैं पेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं उसको चेंज नहीं कर सकता. दैट इज कॉल्ड रीड ओनली. तो अगर कुछ रीड ओनली चीजें हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो. यूजर कैन हाईलाइट दिस, जैसे हाईलाइट कर रहा हूं मैं. यूजर कैन सिलेक्ट इट, कॉपी इट, सब कुछ कर सकता है, बट वो उसको चेंज नहीं कर सकता, वहां पे कुछ लिख नहीं सकता. ग्रेट. सो दैट इज रीड ओनली. अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ और भी ऑब्वियसली कुछ बाकी रह गए वो चीजों को कवर कर लेंगे. लेट अस गो बैक टू द
पीपीटीज हमारी स्लाइड्स पे जाते हैं और वन बाय वन देखते हैं अगर कुछ बाकी रह गया है तो। बाकी रह गया मुझे याद है सिलेक्ट वगैरह बाकी है, बट देख लेते हैं उससे पहले कुछ बाकी है क्या। यस बाकी है यहाँ पे। सो हम जो देखने वाले दैट इज टेक्स्ट एरिया। सो द नेक्स्ट इज गोइंग टू कम टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया किसके लिए होता है? टेक्स्ट एरिया होता है हमारा कुछ एड्रेस वगैरह लिखने के लिए। हम एड्रेस के अंदर लिखेंगे और उसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे। उसमें रैप जो होता है वो देखेंगे। देन लेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन लेबल कैसे वो यूज होता है। और लेबल के अंदर जो उसका आईडी है वो लेबल के फॉर के अंदर जाना चाहिए। आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग दिस टू यू। और यहाँ पे फिर सिलेक्ट टैग हम देखेंगे, प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट अभी हमने नहीं देखा है तो वी विल सी द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो वो रिक्वायर्ड हो जाएगा और ऑटो फोकस वो चीजें हम देख लेते हैं। तो लेट अस गो डायरेक्टली टू द टेक्स्ट एरिया। तो हम जाते हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। हम यहाँ पे एक और लेबल बना देते हैं, यू नेम एंड इनपुट टेक्स्ट कर देते हैं। और नेम जो है वो भी यू नेम रख लेते हैं और उसका आईडी भी जो है वो भी यू नेम रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं रखता हूँ लेबल के अंदर नेम। सो इसको मुझे कर देना है रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड, सेव कर दूंगा और मैं लाइव सर्वर पे जाता हूँ। तो आई हैव गॉट दिस नेम और इसको मैं खाली नहीं रख सकता, दिस इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है क्योंकि ये न्यू लाइन में नहीं आ रहा है। तो मैं उसको न्यू लाइन में लाने के लिए फिलहाल मैं क्या करूंगा, उसको br टैग का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ br। ग्रेट, ये नए लाइन में आ गया है। बट हाँ हमने div भी देख लिया है, डिवीजन टैग। काम करते हैं इसको पूरा जो है वो div में रख देते हैं, राइट। तो हम यहाँ एंटर मारते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं div और ये जो है हमारा div टैग के अंदर आ जाएगा, डिवीजन टैग के अंदर हमारा आ जाएगा। देन वी विल आल्सो मेक अनदर div ओवर हियर। यहाँ div को मैं कट करके यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं एक सबमिट का बटन भी लगा देता हूँ। तो आई विल, मैं पहले कोड को जरा फॉर्मेट कर देता हूँ तो अच्छा दिखेगा, परफेक्ट। सो इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ एंड हियर आई विल चेंज दिस, सबमिट बटन रख देता हूँ। सबमिट मुझे रखना था तो आई विल राइट इनपुट और सबमिट ये रहा, वैल्यू सबमिट नाउ। और यहाँ लेबल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो लेबल में हटा देता हूँ। तो अब मैं इसको खाली रख के, नेम को खाली रख के सबमिट करूंगा, मुझे बोलेगा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये आप उसको खाली नहीं रख सकते हो। सो आई हैव टू राइट समथिंग इन दिस। तो मैं यहाँ रखूंगा और सबमिट नाउ पे क्लिक करूंगा। बिकॉज ये पोस्ट मेथड है तो यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो सबमिट करूंगा, फॉर्म डॉट पीएचपी आ गया, पीएचटी गलती से मैंने लिख लिया है तो आई विल मेक दैट करेक्ट, फॉर्म डॉट पीएचपी कर लेते हैं। वो नहीं दिखाएगा, इट विल बी शोइंग यू एरर कि फॉर्म डॉट पीएचपी एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपली हमने अभी तक वो बनाया नहीं है इस। तो ये रिक्वायर्ड था। अब आता है एड्रेस। तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे यू एड्रेस और अभी यहाँ पे ये इनपुट टैग जो है वो मैं हटा देता हूँ और उसकी जगह इनपुट में, इनपुट नहीं मैं लेता हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका आईडी जो होगा वो यू एड्रेस होगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, प्रॉब्लम आता है और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। फिलहाल तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। जैसे ही सेव करूंगा
मैं जाऊँगा वापस मेरे लाइव सर्वर पे, तो देखो मेरा एड्रेस के लिए इतना बड़ा आ गया। तो बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हो। मैं जानबूझ के कुछ खास लिख रहा हूँ 1 2 3 मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ये 10 कैरेक्टर हुए 0 टू 9 फिर से मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स में 10 कैरेक्टर्स लिख पाया मतलब मैंने 30 कैरेक्टर्स लिखा। अभी मैं एक भी कैरेक्टर लिखूंगा 0 तो वो नीचे जाएगा, राइट। अभी मैं मतलब मैं कितने कैरेक्टर्स 1 बाय 1 लिख सकता हूँ 30। अच्छा यहाँ नीचे देखते हैं 1 ऊपर तो ये 0 है ही, ये 1। अब मैं वर्टिकली देखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टिकली में कितने कैरेक्टर्स रख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली में कितने कैरेक्टर्स रख सकता हूँ 30। अभी यहाँ जरा वापस आओ, जरा देखो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कॉल्स इक्वल्स टू 30 मतलब कॉलम कितने कॉलम्स है 30 कॉलम्स है मतलब आप 30 कैरेक्टर्स एक के बाद एक के बाद एक लिख सकते हो। रोज कितनी है 10 मतलब आप एक के नीचे कितनी रोज लिख सकते हो 10 रोज लिख सकते हो, करेक्ट। तो अगर आपको बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, लंबा सा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आप 50 कर दो इसको और सेव करो। वहां पे जाओ, आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बड़ा हो गया होगा, लंबा हो गया होगा, मतलब चौड़ा हो गया होगा। लंबा अगर आपको करना है तो आप रोज को प्लस माइनस कर सकते हो। दैट इज द रोज एंड आई मीन कॉलम्स एंड रोज। हम अभी क्या करेंगे, हम अभी ये करेंगे। देखो ये एड्रेस जो है वो ऐसे बहुत घटिया तरीके से लिखा हुआ आता है, ऐसा नीचे हम उसको ऊपर कर देते हैं। तो सिंपली हम एक br टैग लगा देते हैं और अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करते। तो आई विल राइट हियर br, तो लाइन ब्रेक आ जाएगा वहां पे, तो अब सही दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो दैट इज द, ये मैं बता रहा था कि ये प्रॉब्लम आएगा और इसको हम इस तरीके से br से सॉल्व कर देंगे। और दिस टेक्स्ट एरिया, आई डोंट थिंक कि टेक्स्ट एरिया में हमें कुछ ज्यादा सीखने का जरूरत हाँ है। तो इसका जो मैक्स लेंथ है वो एक कैरेक्टरिस्टिक रह सकता है जो आप सेट कर सकते हो। मतलब कि अगर हम मैंने यहाँ पे लिख लिया है मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 200, और 200 से बड़े वर्ड्स जो है 200 से ज्यादा कैरेक्टर्स जो है वो नहीं लेगा। मैक्सिमम वो 200 कैरेक्टर्स, वैसे देखा जाए तो 50 कॉलम्स और 10 रोज मतलब 500 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बट ये 200 से ज्यादा नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ लाइव सर्वर पे जाता हूँ और मैं एकदम टाइप करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि पहली रो के अंदर आएंगे 50 कैरेक्टर्स। देन तो मैं ऐसी 4 रोज जो है वो लिख पाऊंगा। और देखो यहाँ पे अटक गया। अभी मैं कितना भी टाइप कर रहा हूँ वो टाइप नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितने कैरेक्टर्स का है 200 कैरेक्टर्स का, और 200 कैरेक्टर्स यहाँ फिनिश हो चुके हैं। सो ये समझना में जरूरी है कि दिस इज यू नो मैक्स लेंथ जो है वो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट मैक्स लेंथ तो है ही, बट उसके अंदर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मैं ये जो एड्रेस है वो यहाँ पे नहीं रख रहा, मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे, और इसको हटा देता हूँ और ये br को भी फिलहाल हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, जाऊंगा तो देखो एड्रेस यहाँ अंदर आया। और कोई भी है इसको रिमूव करके लिख सकता है, बट ये प्लेस होल्डर नहीं है बाय द वे, राइट। ऐसा बीच में भी लिख सकते हो, तो वो डिफॉल्ट रहेगा काइंड ऑफ, पर वो नहीं लिखना है। अगर आपको मेंशन करना है तो आप यहीं पे मेंशन करो, वो ज्यादा रिकमेंडेड है। तो मैंने ये इसलिए बताया कि ये गलती नहीं करनी यहाँ पे लिखने का। यहाँ पे लिखोगे तो वो कोई भी डिलीट कर सकता है, राइट। यूजर से गलती से डिलीट हो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। प्लेस होल्डर है वो डिलीट हो गया तो वो वापस आ जाएगा। तो प्लेस होल्डर में सारा बैकस्पेस करके खत्म कर दोगे तो वो वापस आ जाएगा जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे। तो प्लेस होल्डर की जगह ऐसा नहीं यूज करना है। लेट अस सी समथिंग एल्स इज देयर। हाँ, रैप। तो रैप है हमारे पास, तो हम रैप का प्रॉपर्टी एनेबल कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कॉलम्स जो है वो 10 है और रोज जो है वो भी 10 है, मान लो इट्स अ स्क्वायर बॉक्स है, और मैक्स लेंथ रखते हैं 200, क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वैसे भी 10 क्रॉस 10 जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। बट या अभी मैं एड्रेस के अंदर मैं मेरा नाम लिखता हूँ, अलख कुमार जनक
कुमार इंडिया। तो देखो अपने आप जो है वो वर्ड जो है वो आगे चलते-चलते नीचे आ रहे हैं। इसको बोलते हैं रैप। इसको क्या बोलते हैं? रैप। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो रैप सॉफ्ट रहता है। ये सॉफ्ट रैप है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे गेट मेथड लिखता हूँ। वो वैसे भी नहीं पता चलेगा। कोशिश कर लेते हैं चलो। यहाँ पे मेथड जो है वो गेट रखता हूँ। सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे यहाँ पे जाता हूँ। ऐसा कुछ मैंने किया और नेम मुझे मैंने कंपल्सरी रखा है तो मुझे रखना पड़ेगा और अब मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करता हूँ। ज़रा ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पता चलेगा बट मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब मैं सबमिट करता हूँ, तो जब ये सबमिट होगा तो ये नेम में गया अलग बट एड्रेस में जो भी गया है वो सीधा एक लाइन के फॉर्म में जाएगा। एक ही लाइन में जाएगा, वो अलग-अलग लाइन में नहीं जाएगा। अगर हम सबमिट करते हैं, तो वो एक ही लाइन में जाएगा, अलग-अलग लाइन में नहीं जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ रैप इक्वल टू हार्ड, तो क्या होगा? अगर मैंने रैप इक्वल टू हार्ड रखा है, क्या होगा? तो जब वो सबमिट होगा, तो नई-नई लाइन्स के अंदर जाएगा, राइट? और एक जो है वो न्यू लाइन के अंदर जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे मैं एक काम करूँ कि इसको नेम को हटा देता हूँ। ये वाले पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ। इसको भी कमेंट कर देते हैं या एक काम करते हैं, इतने को कमेंट कर देते हैं और अभी जो है हम हमारे लाइव सर्वर पे वापस आते हैं, बैक कर दें, रिफ्रेश कर दें। तो खाली एड्रेस आ गया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलग कुमार जनक कुमार एंड अगर मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो फॉर्म डॉट पीएचपी चला गया पर मुझे क्या है कि यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज़ एड्रेस जो टेक्स्ट एरिया है, वो सीधा सबमिट होता है, वो दिखाई नहीं देता। बट मैं आपको बताता हूँ, जब हम बैकएंड सीखेंगे उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर मैंने यहाँ पे रैप हार्ड लिखा है, तो जैसे वो नेक्स्ट लाइन में जाता है, अलख कुमार फिर जनक कुमार नए लाइन में गया, तो वो बैकएंड में भी न्यू लाइन में आएगा। और अगर मैंने यहाँ पे सॉफ्ट रखा है या कुछ भी नहीं रखा मतलब वो सॉफ्ट रैप है। या फिर अगर आप लिखते हो सॉफ्ट, भी वो सॉफ्ट रैप ही है। और कुछ भी नहीं लिखोगे, पूरा ही नहीं लिखोगे, वो भी फिर भी वो सॉफ्ट रैप ही बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। अगर आपने सॉफ्ट रैप लिखा हुआ है, तो आपको दिखता है कि हाँ, वो रैप हो गया, अलग कुमार के बाद जनक कुमार नई लाइन में आया, बट एक्चुअली में वो नई लाइन में नहीं आया है। जब बैकएंड में जाएगा तो वो न्यू लाइन में नहीं जाएगा, वो एक ही लाइन में जाएगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट रैप एंड हार्ड रैप। तो ये हमारा रैप प्रॉपर्टी हुआ। देन वी हैव गॉट लेबल जो हमने ऑलरेडी देख लिया है एंड अभी हम सिलेक्ट पे जाते हैं। तो नाउ इज़ द टाइम मैं इन लोगों को वापस से अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और जो div है वो लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा इसको लेबल को हटा देते हैं। लेबल को बोल देते हैं यू कंट्री। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूरा ही लाइन हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट सिलेक्टेड ओके सिलेक्ट ही था ना नेक्स्ट सिलेक्टेड राइट। तो सिलेक्ट के अंदर देखो सिलेक्ट किस तरीके का जाता है। सिलेक्ट के अंदर आप एज यूजुअल नाम लिखते हो बट सिलेक्ट के अंदर एक दूसरा टैग आता है दैट इज कॉल्ड ऑप्शन टैग। तो वो हम करके यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट और नेम में लिखेंगे यू कंट्री और आईडी के अंदर भी लिख देते हैं यू कंट्री और मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं लिखता। यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ सिलेक्ट
योर कंट्री। सिलेक्ट योर कंट्री, इस सेव कर देते हैं इसको। तो बैक करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, हो जाएगा सिलेक्ट योर कंट्री। और देखो यहाँ पे ऐसा एक डाउन एरो आया हुआ है, बट कुछ आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कुछ उसमें भरा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी उसके अंदर कंट्रीज भरता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑप्शन, ओके। और ऑप्शन के अंदर मैं सबसे पहली जो वैल्यू है वो देता हूँ, लेट्स से कनाडा। मैं खाली कैन लिखता हूँ वैल्यू के अंदर, क्योंकि वैल्यू एक्चुअली नहीं दिखता है, वैल्यू तो हमारे रेफरेंस के लिए है। तो मैं लेट्स से मैं कैन लिखता हूँ। यहाँ पे जो लिखोगे वो आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ कनाडा। अभी मैं नया लाइन पे जाऊंगा और इसी को मैं दो चार बार करता हूँ। यहाँ लास्ट में मैं रख देता हूँ यूएसए, और यहाँ उसका नेम जो है उसमें यूएस रख देता हूँ, और यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रख देता हूँ। अल्फाबेटिकली हम चेक करते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और यहाँ पे कर देते हैं इंडिया। तो यहाँ पे रख देते हैं IN, या IND रख देते हैं। ओके, मैं जैसे ही सेव करूंगा और लाइव सर्वर पे जाऊंगा, मुझे उप्स यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये रहा हमारा फॉर्मेट। हमको चाहिए, ओके, मैंने गलती किया। ये सिलेक्ट टैग जो है वो इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शंस आते हैं। तो मैं ऐसे करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। इस सिलेक्ट टैग के अंदर मेरे सारे के सारे ऑप्शन आ गए, और जाके वो काम करेगा। तो मैं जाता हूँ वापस, और देखो यहाँ पे सिलेक्ट योर कंट्री, उसमें कई बार आप लिखोगे, पहला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है पहला, कई बार। तो वैल्यू में कुछ भी नहीं रखेंगे, नल रखेंगे। और जरा देखो यहाँ पे ऐसा आता है सिलेक्ट। आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आप चूज कर सकते हो। ओके, तो वो वैल्यू जाएगा। एक तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको सिलेक्ट नहीं रखना है, कोई कंट्री आपको डिफॉल्ट रखना है कि ज्यादातर अगर इस रीजन से रिक्वेस्ट आई है तो वो कंट्री मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। जैसे आपको पता है कि इंडिया से जितने भी, अगर हम इंडिया से एक्सेस करेंगे तो नेचुरली वो कंट्री इंडिया सिलेक्ट होकर अपने आप आ जाता है। तो वो कैसे होता है, वो हम यहाँ पे, मुझे मान लो इंडिया जो है उसको वो रखना है, क्या बोलते हैं, सिलेक्टेड रखना है। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिलेक्टेड। तो अपने आप सिलेक्टेड होगा इंडिया, तो अपने आप इंडिया आएगा। हाँ, अगर उसको चेंज, तो उसको लिखने की, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसको अगर चेंज करना है तो वो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। नहीं, मैं इंडिया में तो थोड़े दिन के लिए आया हूँ, मैं रहता हूँ यूएस में, तो मैं यूएस करता हूँ। तो लाइक दैट, बट बाय डिफॉल्ट वो इंडिया ही आएगा। अगर मैंने यूएस किया, रिफ्रेश किया, वापस से इंडिया हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द सिलेक्ट टैग। उसमें सिलेक्टेड का यूज कर सकते हो, या फिर आप ये वाला भी रख सकते हो। ये ज्यादा, ये भी चलता है, और ये दोनों ही ज्यादा चलते, दोनों ही सेम है, राइट। मतलब डिपेंड के यूजर की रिक्वायरमेंट कैसी है, उस तरीके से हो जाता है। तो वी हैव गॉट दिस कंट्री सिलेक्ट टैग, एंड देन वी हैव दिस प्लेस होल्डर जो हमने ऑलरेडी देख लिया था। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमने अभी देख लिया है। एंड देन कम्स ऑटो फोकस। तो ये ऑटो फोकस क्या होता है? ऑटो फोकस ये होता है, जैसे कोई बटन है या कोई इनपुट है या कोई सिलेक्ट है या टेक्स्ट एरिया है, इसी में भी यूज हो सकता है। तो जैसे बटन के अंदर हम जाते हैं, किसमें यूज नहीं हो सकता, जिसमें कंटेंट नहीं है उसमें यूज नहीं हो सकता। बट लेट अस से हम किसमें देखेंगे, नेम के अंदर ही देखते हैं। देखो कई बार आपने देखा होगा कि पेज लोड किया, देखो कहीं अगर मुझे नेम में जाना है तो मुझे नेम पे क्लिक करना पड़ेगा। बट अगर मैंने नेम को ऑटो फोकस कर दिया तो वो अपने आप अंदर आके ही गिरेगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, नेम कहाँ है हमारा, ये रहा नेम। और इसको रिक्वायर्ड के बाद में मैं कर देता हूँ ऑटो फोकस, और सेव करता हूँ। जैसे ही वहां पे जाऊंगा
देखो अपने आप नेम के अंदर ही आके रुका हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा वापस नेम के अंदर अपने आप पहले नेम में ही आ जाएगा। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ फॉर्म्स जो होता है वो जैसे आपने हमारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक किया होगा, तो आपके नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर अपने आप आ गए। क्यों? क्योंकि वो हमने फेसबुक से एक्सट्रैक्ट किए थे। तो फेसबुक में आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिल कर देता है फेसबुक। तो हमें मतलब आपको फिल अप करने का ज़रूरत नहीं पड़ा होगा शायद से आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह अपने आप आ गया होगा। तो ऐसा केस में अगर आपने फैच किया हुआ है, तो आप ये ऑटो फोकस किसके ऊपर डालोगे? सबमिट नाउ पे। तो जैसे ही यूज़र एंटर मारेगा तुरंत सबमिट हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो ऑटो फोकस जो है वो यूज़र के एक्सपीरियंस को और स्मूथ बनाता है। इट इज़ ऑल द गेम ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। देखो आप में से कई लोग जैसे मैं मेरी बात करूँ, तो अगर मुझे सारा डिटेल खुद से भरना है आज से, तो शायद मैं एनरोल ही नहीं करता 5 डेज़ व्हाट्सएप क्लास के लिए। क्यों मुझे सारा भरने का टाइम किसके पास है, राइट? तो लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोगों का अटेंशन स्पान कम होता है। तो जितना हो सके उतना यूज़र एक्सपीरियंस आप उतना अच्छा रखते हो आपकी वेबसाइट में, उतना आपका क्लाइंट जो है वो खुश रहेगा। तो अ, यहाँ पे जैसे अगर वो अपने आप नेम, एड्रेस और कंट्री फैच कर रहा है, कंट्री तो हमने अपने आप डाल दिया इंडिया। नेम और एड्रेस भी अपने आप वो अगर फेसबुक जैसी कोई जगह से फैच कर रहा है, तो मेरा ऑटो फोकस जाना चाहिए सबमिट नाउ के ऊपर। बट याद रखो ऑटो फोकस किसी भी एक के ऊपर ही हो सकता है, 2 के ऊपर ऑटो फोकस नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, अगर आपने 2 में रखा तो भी वो 1 में ही जाएगा। तो जो लास्ट होगा उसमें जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ऑटो फोकस रखा और मैंने एड्रेस में भी ऑटो फोकस रखा। यहाँ लेबल में नहीं रखना है, इनपुट में रखना है। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं इसको, नहीं, फर्स्ट जो है उसमें जाता है, राइट? मोस्ट ऑफ सीएसएस और एचटीएमएल की प्रॉपर्टीज जो होती है वो लास्ट में जाती है, बट ये फर्स्ट जो आएगा उसमें ही जाएगा। तो मुझे यहाँ से जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहला जो ऑटो फोकस लिखा होगा वहीं पे वो जाएगा। अब जाएंगे तो सीधा एड्रेस में आ गया, देखो। तो अगर ऐसा केस है कि नेम, एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिक फैच करने वाला है हमारा प्रोग्राम, तो हम ऑटो फोकस कहाँ पे रखेंगे? हमारे बटन के ऊपर। ये जो हमारा बटन है सबमिट का, के अंदर हम ऑटो फोकस डाल देंगे। सेव कर दिया। देखो अपने आप वो हाइलाइटेड, देखो आप वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर मैं सिर्फ एंटर मारूंगा तो सबमिट हो जाएगा, बट सबमिट नहीं हुआ क्योंकि वो नेम डालना होता है। नेम कंपलसरी हमने रखा है, नेम रिक्वायर्ड रखा है, इसलिए। तो दैट्स द डिफरेंस। देखो आप फिर से देखोगे तो अभी नेम के अंदर मैंने क्लिक किया, अभी देखो कहीं पर भी क्लिक नहीं है। पर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये इसका बॉर्डर जो है वो हाइलाइट हो जाएगा। जैसे अभी देखो ऐसा कैसा होता है, जैसे मैं उसके ऊपर हॉवर करता हूँ, ज़रा ज़ूम इन करता हूँ आपको दिखेगा। जैसे मैं इसके ऊपर हॉवर करूँगा, सिलेक्ट हो गया, ऐसा सिलेक्टेड आएगा जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा। देखो सिलेक्टेड हो गया। अभी जस्ट बाय हिटिंग एंटर, माय फॉर्म विल बी सबमिटेड इफ दिस थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। ओके? तो ये था ऑटो फोकस, बहुत काम की चीज़ है। रिमेंबर जितने भी बहुत काम की चीज़ें हैं वही मैंने इस कोर्स के अंदर रखी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट। सो ये ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट था। एंड देन वी विल सी समथिंग अबाउट गेट एंड पोस्ट मेथड। तो ये जरा देख लेते हैं, अगर कुछ गेट और पोस्ट में बाकी रह गया है तो आपको पता चल जाएगा। तो एक्शन क्या होता है वो हमने देख लिया। मेथड क्या होता है? गेट। तो गेट इज अ नॉन सिक्योर मेथड। इट हैज साइज लिमिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3000 कैरेक्टर्स। तो गेट जो है वो 3000 से ज्यादा कैरेक्टर्स सेंड नहीं कर सकता। तो 3000 कैरेक्टर वैसे बहुत ज्यादा होता है, बट उससे ज्यादा कैरेक्टर, जैसे अगर बड़ा सा फॉर्म वगैरह है, गेट मेथड कैन नॉट सेंड मोर देन 3000 कैरेक्टर्स। एवरीथिंग विल बी विजिबल इन यूआरएल। सब कुछ विजिबल होगा, यूआरएल में दिखेगा सब कुछ भी। इट इज यूज्ड फॉर सर्च क्वेरीज, जैसे कि गूगल के अंदर सर्च के अंदर मैंने आपको दिखाया था, वहां पे यूज होता है। वेर यूजर वांट टू बुकमार्क द रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने पोस्ट मेथड रखा है तो यूजर जो है वो रिजल्ट को बुकमार्क नहीं कर सकता। तो अगर आपको बुकमार्क करना है, मैं बताऊंगा आपको बुकमार्क क्या होता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो बुकमार्क करवाना है तो आपको गेट मेथड यूज करनी है। अगर आपको यूजर को चाहते हो कि वो बुकमार्क करे, तो आपको गेट मेथड यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के वीडियोस जो आप बुकमार्क करते हो कभी कभी, तो वो सारी चीजें जो है वो क्या होती है? गेट मेथड का यूज करती है। अगर पोस्ट मेथड यूज किया, बुकमार्क नहीं होगा। सो दिस पोस्ट मेथड इज सिक्योर्ड। डेटा इज नॉट विजिबल इन यूआरएल। डेटा जो है यूआरएल में विजिबल नहीं होगा।
इट इज हिडन इनसाइड द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। तो जो HTTP रिक्वेस्ट है उसके अंदर डेटा हाइड हो जाता है। कोई लिमिट नहीं है कैरेक्टर्स की, आप कितने भी कैरेक्टर्स डाल सकते हो। यूज्ड टू सेंड सेंसिटिव डेटा सच एज पासवर्ड और एनीथिंग दैट यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज ओपनली। ऐसी कोई भी चीज जो आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते हो। यूजर का मोबाइल नंबर इज अ पर्सनल थिंग, राइट? अगर कोई यूजर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको मोबाइल नंबर दे रहा है तो यू डोंट वांट कि रास्ते में कहीं से वो हैक हो जाए। आपके यूआरएल में वो खुला ही पड़ा हुआ है मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर, अगर खुला ही पड़ा है आधार कार्ड नंबर, यूआरएल में से गया, बीच में से कोई भी हैकर उसको उठा सकता है। बट अगर वो HTTPS रिक्वेस्ट के अंदर गया तो हैकर को उसको उठाने में बड़ी दिक्कत होगी, वो उसके लिए इजी नहीं होगा। सो हमें पोस्ट मेथड वैसी जगहों पे यूज करनी चाहिए। जो फॉर्म्स पोस्ट से सबमिट होते हैं वो बुकमार्क नहीं किए जा सकते। लेट मी जस्ट शो क्विकली दिस बुकमार्क। यहाँ पे मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे ये कौन है जरा देख लेते हैं। टीम बैरग्लिंग्स पता नहीं, तो मैंने क्लिक किया तो नहीं, वो क्या ओपन हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे उसका ही नाम लिखता हूँ, ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है एवीसी। ओके, सो शायद उनके ऑथर हो गए टीम, कुछ लिखा है बट उनका आ, उनके बारे में है कुछ, राइट? तो ये रिजल्ट मुझे अच्छा लगा और मुझे इसको बुक मार्क कर देना है। सो इट इज हिज 30 सेकेंड्स बर्थडे। ग्रेट। सो ये जो सॉन्ग शायद आपने सुना होगा, आई डोंट नो आपको आवाज आया? यस, आपको आवाज आया था। तो वो सॉन्ग जो है बड़ा फेमस सॉन्ग है, इवन मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। वो इन्होंने मिक्स किया हुआ है, आई डोंट नो। तो ये मुझे अच्छा लगा और मुझे इसको सेव करना है, बुक मार्क करना है। तो हियर इज द स्टार, जैसा मैं बुक मार्क कर सकता हूँ। सो फ्रॉम हियर आई कैन क्लिक और मुझे जहां पे भी बुक मार्क करना है वो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें जो है मेरी बुक मार्क चीजें है। तो अगर मुझे पाइथन में कुछ देखना है तो आई क्लिक हियर। तो ये वेबसाइट्स है जो मैं एज अ रेफरेंस यूज करता हूँ। कभी कभी मुझे पाइथन के एक्सरसाइज वगैरह स्टूडेंट्स को देने होते हैं, तो जैसे मेरी बेटी के लिए कुछ कार्टून्स वगैरह डाउनलोड करना है तो ये कार्टून्स के कुछ चीजें हैं, राइट? तो ये वेबसाइट्स है, ये सारे के सारे वेबसाइट्स है, इमेज एडिटिंग के लिए ये सारे वेबसाइट्स है। तो ये मैंने सारी चीजें बुक मार्क करके रखी हुई है। तो मुझे अगर कुछ भी चीज चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बुक मार्क से वो ओपन करता हूँ, जैसे रिसाइज इमेज। तो क्योंकि ये जो यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो फॉर्म सबमिट हुआ था वो गेट मेथड से हुआ था, इसलिए मैं इस पेज को बुकमार्क कर सकता हूँ। अगर ये पोस्ट मेथड से हुआ होता तो मैं इस पेज को बुकमार्क नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा साइन इन, अगर मैंने गूगल में लॉग इन किया हुआ है, साइन इन किया हुआ है, तो मैं जीमेल को बुकमार्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर बुकमार्क किया तो वापस से वो यही दिखाएगा कि फिर से आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। सो दैट्स द डिफरेंस कि बुकमार्क में क्या होता है। लेट अस गो नेक्स्ट। दैट्स इट, फॉर्म खत्म हो गया। ग्रेट। लेट अस सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। These are also very 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 important topics, right? तो इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं वो भी लिख लेंगे। पहले तो मैं यहाँ टाइटल जो उसका चेंज कर देता हूँ, inline and block elements. So now we'll comment first of all these things. मैं चाहूँ तो इसमें भी आपको समझा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक नया कुछ पूरा ब्रांड न्यू कुछ चीज करके आपको समझाया जाए। So let me comment all this stuff. अच्छा, ये कमेंट के अंदर कमेंट है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो मैं उसको अनकमेंट कर देता हूँ। अगर एक कमेंट के अंदर दूसरी कमेंट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिए, अंदर वाली कमेंट को आप अनकमेंट कर दो तो वो ठीक हो जाएगी। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, अमेजिंग चीजें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक H1 टैग या H2 टैग लिखता हूँ, कोई भी लिखो, H1 लिखो, H2 लिखो, एंड लेट्स से टेस्टिंग द block and inline elements। और फिर मैं यहाँ इसको नीचे डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ H3।
सेव करता हूँ और मैं मेरे लाइव सर्वर पे जाऊँगा। अभी हम ये गूगल को बंद कर देते हैं। तो देखो यहाँ टेस्टिंग द ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स आया और टेस्टिंग द ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। पर आपको याद है मैंने यहाँ बीच में बीआर नहीं दिया हुआ है। मैंने तो यहाँ बीच में बीआर नहीं दिया हुआ है और ना ही कोई डिव वगैरह है। तो ये न्यू लाइन में कैसे आया? एक ही लाइन में क्यों नहीं हुआ? हो सकता है शायद ये बहुत लंबा हो गया इसलिए वो दोनों एक लाइन में नहीं आ सकते इसलिए। चलो तो एक काम करते हैं, छोटा-सा लिखते हैं। खाली लिखते हैं टेस्टिंग और फिर सेव करते हैं और फिर वापस जाते हैं लाइव सर्वर पे। अब तो ये बड़े आराम से ये पूरा यहाँ पे आ जाता और फिर भी बहुत सारी जगह जो है वो बाकी रहे। फिर भी नहीं आया। न्यू लाइन में गया कैसे? मैंने तो लाइन ब्रेक भी नहीं दिया है। तो वो इसलिए न्यू लाइन में गया बिकॉज़ ये जो एच टैग्स है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये सारे के सारे एच टैग्स जो है वो ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ब्लॉक या ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है जिस लाइन में वो बैठ गया, वो पूरी की पूरी लाइन उसकी हो गई। अब वो इस लाइन में किसी और को अलाउ ही नहीं करेगा। वो लाइन उसी की हो गई, बस उसमें उसके सिवा और कोई नहीं रह सकता। उसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। पूरी जगह वो रोक लेगा। जितना भी बड़ी जगह है, वो सारा रोक लेगा। अब एक और काम करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एक एंकर टैग और यहाँ पे हम ये लिंक ले लेते हैं। लेट्स से इंडेक्स 1.html की लिंक ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1.html। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम दूसरा एक एंकर टैग ले लेते हैं। इसमें 2.html की लिंक लेते हैं और लिख लेते हैं 2.html। सेव कर दें और हम जाते हैं हमारे लाइव सर्वर पे और हमें दिखेगा दोनों के दोनों बाजू-बाजू में। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ जो एंकर टैग होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब होता है वो अपने आजू में और अपने बाजू में किसी को भी बैठने देता है। वो बोलेगा हाँ, मेरे ऊपर मत चढ़ जाओ बट मेरे आजू-बाजू में बैठ सकते। मतलब क्या? मतलब ये कि ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, बराबर? बट उसके बाजू में बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बोलोगे ये अ, एंकर टैग जो है वो अपने आजू में और बाजू में किसी को भी बैठने देता है। तो ये एंकर टैग यहाँ पे क्यों नहीं है? उसने अपने बाजू में ये H3 को या H2 जो भी था, ये H3 को क्यों नहीं बैठने दिया? उसके बाजू में ये H3 को उसने क्यों नहीं बैठने दिया? क्योंकि H3 जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये बेचारा मना नहीं कर रहा, ये 1.html मना नहीं कर रहा कि मेरे बाजू में मत बैठ, बट ये मना कर रहा है कि मैं किसी के बाजू में नहीं बैठूँगा। तो वो अपने बाजू में जो है वो एंकर टैग को आने नहीं दे रहा है। इसलिए ये बेचारा जो एंकर टैग है वो नेक्स्ट लाइन में गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। ओके गुड। बट ये जो एंकर टैग है वो बोलता है कि मैं तो इनलाइन एलिमेंट हूँ तो मेरे मेरे आजू में बाजू में किसी को भी बैठने दूंगा। तो उसने अपने बाजू में ये 2.html को बैठने दिया। अभी देखो मैं 3.html भी लिखता हूँ। 3.html सेव करता हूँ, वापस आता हूँ। देखो ये 2.html है, उसने अपने आजू में भी किसी को बैठने दिया, बाजू में भी किसी को बैठने दिया, राइट? तो वो अपने दोनों साइड किसी को भी बैठने देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट्स है। तो हमने देखा था कि जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो हमारे जो लेबल्स और ये जो इनपुट टैग्स होते हैं, वो बाजू-बाजू में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट भी जो है वो कैसा है? इनलाइन एलिमेंट है। लेबल भी कैसा है? इनलाइन एलिमेंट है। इसीलिए तो उन दोनों के बीच में जगह छोड़ने के लिए हमको बीआर मारना पड़ा था। और फिर हमने देखा था कि भई बीआर लगाने से अच्छा है कि हम डिव लगाएँ। तो डिव लगाने से कैसे वो नई लाइन में आ जाते हैं? क्योंकि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अभी मैं आपको एक और अच्छी-सी चीज़ करके बताता हूँ, जिसमें मैं आपको थोड़ा-सा सीएसएस का भी इंट्रोडक्शन दूँगा। अभी हम स्टाइल करते हैं थोड़ा-सा, राइट? बहुत हल्का-सा स्टाइल करेंगे। देखो ये H2 जो है ना, उसको हम बॉर्डर दे देते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ बॉर्डर कैसे देते हैं। मैं पहले लिखूँगा यहाँ क्योंकि स्टाइल करना तो मैं लिखूँगा यहाँ स्टाइल। स्टाइल के अंदर मैं लिखूँगा देखो सबसे ऊपर ही सजेशन दिया है ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने का बहुत फ़ायदा है। बॉर्डर और मैं यहाँ लिखता हूँ 2 पिक्सेल। इसका फॉर्मेट आप अभी बॉर्डर को मत सीखो क्योंकि बॉर्डर मैं आपको सिखाऊँगा डिटेल में जब हम सीएसएस सीखेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ 2 पिक्सेल का एक हल्का-सा बॉर्डर दे देगा और कैसा बॉर्डर चाहिए? हमें सॉलिड बॉर्डर चाहिए। सॉलिड मतलब डॉटेड बॉर्डर नहीं, सॉलिड बॉर्डर चाहिए। और कौन से कलर का चाहिए? तो हम कर देते हैं यहाँ पे
ऑरेंज कलर का कर देते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज कलर का बॉर्डर आ जाएगा H2 के ऊपर। देखो अभी H2 में कितना लिखा है, टेस्टिंग, इतना छोटा सा वर्ड है, तो मुझे तो वही लगेगा उतने छोटे से वर्ड के आजू बाजू में बॉर्डर आ जाएगा। बट देखो क्या होगा, क्योंकि ये जो बॉर्डर है वो हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, टेस्टिंग के आजू बाजू नहीं लगाया, वो हमने लगाया H2 के आजू बाजू। और H2 तो कैसा है, ब्लॉक एलिमेंट है, पूरी लाइन उसने ले ली है, तो देखो बॉर्डर भी उस हिसाब से आएगा। तो ये रहा बॉर्डर उसका, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इतना जगह था वो सारा जगह उसने रोक लिया। अभी हम एक काम करते हैं, इसको भी बॉर्डर देते हैं और इन तीनों को भी बॉर्डर दे देते हैं। तो हम यहाँ इसको भी बॉर्डर दे देते हैं, इसको चलो बॉर्डर दे देते हैं ब्लैक, हटा देते इन दोनों को, सॉलिड ब्लैक। H3 को भी हम यही कॉपी कर देता हूँ, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर देते हैं। हम यहाँ पे CSS नहीं सीख रहे बाय द वे, और मैं इन तीनों को बॉर्डर देता हूँ। एक को हम, चलो हम 3 है ये, तो इनको हम अपना फ्लैग, हमारा जो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो बनाते हैं, ठीक है ना, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। तो लेट अस गिव मी स्पेस, स्टाइल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, ऑरेंज, और यहाँ पे कर देते हैं व्हाइट, बॉर्डर नहीं दिखेगा तो मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ बीच कलर ले लेता हूँ, या ब्लू लेता हूँ और ग्रीन ले लेता हूँ, क्योंकि जो व्हाइट बॉर्डर है वो तो वैसे भी नहीं दिखेगा, व्हाइट ही बैकग्राउंड है, इसलिए इसको सेव कर देते हैं। और हम जाते हैं तो देखो इसका जो साइज है वो पूरा दिखता है कि इतना बड़ा है, इसका पूरा साइज है वो दिखता है देखो इतना बड़ा है, वो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, वो पूरा है। और बट हाँ, ये तीनों देखो छोटे 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 छोटे, और उन दोनों के बीच में जगह भी है। आर यू गेटिंग इट? तो इनलाइन एलिमेंट ऐसे होते हैं। तो कभी भी आपको कोई एक एलिमेंट के बाजू में दूसरा आ गया, मतलब समझ जाओ वो इनलाइन एलिमेंट, राइट। और अगर एक एलिमेंट के बाजू में दूसरा नहीं आ रहा, उसका मतलब समझ जाओ वो ब्लॉक एलिमेंट है। बहुत सिंपल सी बात है। फिर भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट को समझाने के लिए। तो अगर हम यहाँ हमारे पीपीटी में जाते हैं, तो इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जांपल्स कौन कौन से, स्पैन टैग है, इनपुट टैग है, फिर ये स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज, अंडरलाइन, वो सब जो बोल्ड टैग वगैरह से जो टैग दिखे थे वो सारे टैग इनलाइन एलिमेंट्स है, बराबर। एंकर टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है, आईएमजी टैग है वो भी इनलाइन एलिमेंट है। तो आईएमजी लिखते हो उसके बाजू में भी दूसरा कुछ आ सकता है, उसके आजू में भी दूसरा कुछ आ सकता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, पैराग्राफ, पी टैग जो है, div टैग जो है, li टैग है, h टैग है, ये सारे सारे टैग कैसे, ब्लॉक एलिमेंट्स है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, राइट, या यू कैन से ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये थे हमारे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, दैट इज टेबल। तो टेबल कैसे बनाते हैं HTML के अंदर, वो हम जरा देखेंगे। तो चलो वापस से जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूंगा, एंड टेबल्स। लेट मी ऑल्सो कमेंट दिस, यहाँ पे मैं एक और कमेंट भी लगा दूंगा, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हम एक और कमेंट लगाएंगे यहाँ, और ये होगा टेबल। मैं कंट्रोल और स्लैश दबाता हूँ तो दैट वो लाइन जो है वो कमेंट हो जाती है, तो उसके आगे ये और पीछे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, VS कोड अपने आप कर देते हैं, कंट्रोल और स्लैश। तो टेबल बनाने के लिए हम ऑब्वियसली टेबल टैग का यूज करेंगे। तो टेबल में आपको पहले वहां समझा देता हूँ कैसा होता है। टेबल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेबल का हेड, की हेड, और दूसरा होता है टेबल का बॉडी। तो हेड मतलब उसका पहला रो, जो उसका टाइटल रहता है, जिसमें हम लिखते हैं ना सीरियल नंबर, नेम, सरनेम, लाइक दैट, ओके, तो वो होता है हमारा हेड। तो हेड में याद रखो, हेड में एक ही रो होती है, ऑब्वियस सी बात है, हेड में एक ही रो होती है। और
बॉडी के अंदर बाकी सारी बहुत सारी रोज हो सकती है। तो एक हेड होता है वो अलग होता है, बॉडी होती है वो पूरी अलग होती है। तो हेड के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हेड के अंदर वो स्ट्रक्चर मैं पूरा आपको स्लाइड में समझा देता हूँ। हेड के अंदर एक ही रो होती है, इसलिए उसके अंदर सिर्फ एक ही टीआर होता है। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। तो टेबल रो कितनी होती है? एक ही होती है। और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स को कहते हैं टीएच। वो सेल्स को कहते हैं टीएच। तो ये हो गया टेबल हेड। टेबल बॉडी के अंदर चाहो जितनी रो उतनी डाल सकते हो। तो टीआर 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 जितनी भी टीआर चाहो, टी रो, टेबल रो चाहो डाल सकते हो। बॉडी के अंदर जो सेल होता है उसको बोलते हैं टीडी, या फिर उसको बोलते हैं, टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। ये टीएच का मतलब होता है टेबल हेड, बट ये टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। ओके, तो अभी हम वापस जाएंगे और ये टेबल इस तरीके का बनाएंगे। यहाँ पे हम टेबल हेड में जाते हैं। सबसे पहले टेबल आता है, उसके बाद में हेड आता है, और हेड के अंदर रो आती है। तो टी आर, पहले रो क्रिएट करते हैं। तो रो क्रिएट करते हैं और रो के अंदर हम लिखेंगे टी एच। यहाँ पे रखेंगे सीरियल नंबर, फिर रखेंगे सीरियल नंबर के बाद क्या आएगा? नेम, सरनेम, और हम कुछ और चीज लिखते हैं, एज, लेट्स से। और यहाँ रखते हैं एज, और दूसरा एक और नंबर मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा नंबर हो सकता है। मुझे चाहिए एज, और दूसरा होता है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्क्स लिखते हैं। चलो मार्क्स। तो ये हमने हेडिंग बनाया। ये हम सेव करेंगे और लाइव सर्वर पे जाएंगे। तो देखो हमें यहाँ हेड मिल गया। ये कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो मैंने जूम इन करके रखा हुआ है। एक्चुअल साइज ये है। देखो आप देख रहे हो वो बोल्ड में अपने आप आ गया। मैंने कुछ बोल्ड नहीं किया है बट वो अपने आप आ गया है। पर हाँ, सब कुछ मिक्सअप लग रहा है। कोई बात नहीं, उसका ठीक करेंगे हम। पहले हम क्या करते हैं, अभी देखो कितने पीएच है, 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। अभी वो चीज पक्का है कि हमें ये हर एक रो के अंदर 5 कॉलम ही आएंगे। भले वो हेड का रो हो या बॉडी का रो हो, 5 कॉलम ही आएंगे, वो फिक्स है। तो मैं यहाँ टीआर रखता हूँ बॉडी के अंदर, और इसके अंदर मैं टीडी × 5 कर देता हूँ, मेरी गलती ना हो। तो पहले सीरियल नंबर आता है 1, तो मैं टैब दबाता हूँ। नेम आता है लेट से राहुल, सरनेम आता है चौधरी। चौधरी नहीं रखते, चौधरी रखते, चलो चौधरी। फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ क्या है, नेम, नेक्स्ट, नेम सरनेम एज। तो लेट से 28 है इसकी एज। और मार्क्स रखते हैं, तो लेट से मार्क है 42। ओके, ग्रेट। सो अभी हम सेव करते हैं इसको, बैक करेंगे वहाँ लाइव सर्वर पे। तो वो चीजें हमें दिखे, देखो। ओके, फटाफट से हम क्या करते हैं, इसी को दूसरी बार कॉपी कर लेते हैं, और तीसरी बार, और चौथी बार। तो टोटल मुझे 4 नाम बनने हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा रंजन, यहाँ पे रखूंगा बासु, यहाँ पे रखूंगा एज जो है उसकी, उसकी भी एज 28 है। ठीक है, और उसके जो मार्क्स है वो है 37। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ 3, यहाँ पे मैं करता हूँ राग, और कर देता हूँ शिवा, और यहाँ पे कर देता हूँ इसका जो एज है वो है 35, और उसके मार्क्स भी 35 है। देन मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ पे कर देता हूँ नेहा, और यहाँ पे कर देता हूँ लाटी,
और यहाँ पे कर देता हूँ 21 और यहाँ पे कर देता हूँ 40। सेव करता हूँ, वापस जाऊंगा तो मुझे एक अच्छा सा टेबल मिल गया। अब मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा बड़ा, तो यू कैन सी ये हमारा एक टेबल हो गया। बट ये टेबल में सब कुछ मिक्सड अप दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको छोटे एक बॉर्डर बना देते हैं, बराबर। तो टेबल का बॉर्डर कैसे होता है, ये टेबल का बॉर्डर हम CSS से नहीं बना रहे, हम HTML से बना रहे हैं, बराबर। ऑल्दो हम CSS से बना सकते हैं उसको, बट फिलहाल तो हम उसको HTML से ही बना रहे हैं। तो लेट्स गो हियर ऑन एंड मैं यहाँ टेबल में जाता हूँ, पूरे टेबल का बॉर्डर मुझे डालना है। मैं लिखता हूँ बॉर्डर इक्वल्स टू, मैं रखता हूँ 1 और मैं सेव करता हूँ। मैं जैसे ही वापस जाऊंगा तो देखो एक अच्छा सा बॉर्डर आ गया मुझे, बराबर। तो नाउ इट लुक्स बहुत अच्छा लग रहा है आपको, राइट। तो ये एक एडवांटेज है, मतलब पूरे टेबल में जितनी भी चीजें हैं वो सबको बॉर्डर लग जाएगी। तो जैसे देखो ये हर एक TH को सेल बॉर्डर लगे, हर एक TD को बॉर्डर, सबको बॉर्डर लगे, और पूरे टेबल को भी एक बॉर्डर बॉर्डर बाहर से एडिशनली आ गई। तो इस तरीके से आप बॉर्डर टेबल को लगा सकते हो। बट मैं जो नेक्स्ट चीज आपको दिखाना चाहता हूँ दैट इज रियली अमेजिंग, बट उससे पहले हम स्लाइड में जाते हैं और देख लेते हैं उससे पहले की कोई चीज मिस तो नहीं हुई हमारी। तो लेट अस गो टू स्लाइड। ये हमारा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और यहाँ पे टेबल बॉर्डर हमने देख लिया, दैट इज 1। टेबल का कलर भी आप रख सकते हो, राइट। चलो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो पूरे टेबल का आप कोई कलर रख सकते हो, लेट से कलर टेबल का नहीं रख सकते हो, हर एक इंडिविजुअली सेल का रख सकते हो। बीजी कलर है टेबल का जो है, बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप रखोगे लेट से क्रीम या बीज, बीज रखते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बीज कलर आ गया, राइट। तो पूरा बैकग्राउंड का जो है वो बीज कलर आ गया, ये पूरे टेबल को अप्लाई होगा। बट मान लो मुझे स्पेसिफिक रो को, रो नंबर 1 को या रो नंबर 4 को मुझे हाईलाइट करना है। मैं रो नंबर 4 जो है उसका स्पेशली बीजी कलर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा बीजी कलर इक्वल्स टू, इसका कर देते हैं पिंक कर देते हैं, ठीक है। सेव कर दे, वापस आ दे। देखो ये कलर जो है उसका पिंक हो गया, पूरी रो का कलर पिंक हो गया। अच्छा, पूरी रो का नहीं, मान लो मुझे सिर्फ एक सेल का या एक मार्क्स को हाईलाइट करना है, ये मार्क्स जो है उसको मुझे हाईलाइट करना है, तो मुझे मार्क्स को ही करना है। तो मार्क्स मेरा TH के अंदर है, मार्क्स कहाँ पे, TH के अंदर है। तो मैं जरा दिखता हूँ कि मार्क्स कहाँ पे है, ये रहा TH के अंदर। तो मैं TH को भी बीजी कलर कर सकता हूँ, बीजी कलर, और मैं इक्वल्स टू करता हूँ लेट से ऑरेंज, और ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। देखो मार्क्स जो है वो ब्लू में आ गया। हाँ, तो ये पर्टिकुलरली TH को या TD को भी कर सकते हो। मान लो मुझे पराग को हाईलाइट करना है, तो आई विल गो पराग जो जहाँ पे है, पराग 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 ये रहा, इसको भी मैं बीजी कलर कर सकता हूँ। किसी को भी जो है वो मैं बीजी कलर दे सकता हूँ। लेट से इसको दे दिया ग्रीन, सेव किया, और वो जो हो गया वो ग्रीन हो गया। Great. तो ये एक बीजी कलर जो है वो आप किसी को भी दे सकते हो। तो हेड को दे सकते हो, TR को दे सकते हो, TD को दे सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो है ये सारी रो जो है यहाँ पे सेंटर में नहीं है, ये 1 जो है वो लेफ्ट साइड है, सेम वे ये भी लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है। तो मुझे उसको अलाइन करना है, राइट। तो अलाइन, सॉरी, मैं यहाँ पे TR में जाता हूँ, जितनी भी लेट से मैं यहाँ पे अगर मैं अलाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर, तो क्या हो जाएगा, सेव करता हूँ। तो का जो टेबल है, पूरा टेबल जो है वो पेज के सेंटर में वर्टिकली आ गया, राइट। वर्टिकली पेज के सेंटर में वो आ गया, बराबर। तो ये पूरे टेबल को सेंटर करने के लिए, टेबल के अंदर का डेटा सेंटर नहीं हुआ, ओके। टेबल के अंदर का डेटा सेंटर करना है तो आपको रो वाइज करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ T हेड, और मैं लिखता हूँ अलाइन, और करता हूँ सेंटर, सेव करूंगा।
देखो टी हेड जो है वो टेबल के अंदर सेंटर हो जाएगा, बट टी हेड का डेटा जो है वो सेंटर नहीं होगा। टी हेड का डेटा जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। अभी मैं यहाँ टी बॉडी में जाता हूँ, सॉरी मैं यहाँ टी बॉडी में जाता हूँ, मुझे टी बॉडी में करना था, सॉरी मैंने टी हेड में कर लिया। लाइन सेंटर सेव करते हैं। अभी देखो सारा डेटा जो है टी बॉडी का सेंटर हो गया, उधर टी हेड का डेटा सेंटर हो गया जब हमने टी हेड सेंटर लिखा। अभी टी बॉडी सेंटर किया तो हमने सारा टेबल का बॉडी है उसका सारा डेटा क्या हो गया, सेंटर हो गया। हाँ, अगर आप कोई स्पेसिफिक रो को सेंटर करना चाहते हो, आप उस रो के डेटा को भी सेंटर कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा अलाइन, फिर मैंने लिखा लेफ्ट, सेव किया, देखो वो रो का सारा डेटा लेफ्ट में आ गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अलाइन राइट, ये पूरा जो है वो राइट में आ गया। सेम वे मुझे खाली मार्क्स को राइट में करना है, बाकी सबको सेंटर में करना है, उस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। मान लो ये सबको मुझे नहीं करना है, मुझे तो खाली मार्क्स जो है वो राइट साइड में आने चाहिए, तो ये दोनों की दोनों राइट साइड में आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये दोनों की दोनों राइट साइड में आ जाएंगे, बराबर। फाइन। फिर मैं क्या करना चाहता हूँ कि देखो ये अगर इस टेबल को मैं ये रखना भी चाहता हूँ, बट मान लो चलो ये देखते हैं, ये दोनों का एज जो है वो 28 है, दोनों का एज 28 है, इसका भी 28 है, इसका भी 28 है। मुझे क्या करना है कि मुझे दोनों का एज 28 है, तो यहाँ साथ में 28 एक ही बार आना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ करना है। तो दूसरा वाला मैं डिलीट कर दूंगा, पहला वाला रखूंगा। तो पहले पहला वाला जो है किसका है, राहुल का है, तो राहुल का मैं 28 रखने वाला हूँ। और मैं उसको क्या कर दूंगा, राहुल का जो 28 है डी जो है, उसके अंदर मैं ये वाला एट्रीब्यूट जो है वो यूज करूंगा। कौन सा वाला एट्रीब्यूट, रो स्पान, राइट। रो स्पान को मैं यूज करूंगा एंड आई विल राइट हियर रो स्पान इक्वल्स टू, और फिर ये रंजन का जो 28 है उसको मैं मिटा दूंगा। ऑफकोर्स मिटाता नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ उसको कमेंट करता हूँ। और मैं जब वापस जाऊंगा तो देखो दोनों जो दोनों है उसका एक कॉमन 28 आ गया, राइट। इसका भी 28 है, इसका भी 28 है। अभी देखो ये भी 35 है और ये भी 35 है, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों की दोनों सेम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, पहला वाला रखूंगा, दूसरा वाला मिटा दूंगा। तो और दूसरे पहले वाले का क्या कर दूंगा, कॉल स्पान, कॉलम कितने कॉलम वो ऑक्यूपाई करेगा, कॉल स्पान किया तो 2 कॉलम वो ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, वो 3 कॉलम भी कर सकते हो आप, वहां पे 4 कॉलम भी कर सकते हो, जितना चाहो वो नंबर्स आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आई विल गो हियर एंड ये ये अलाइन राइट जो है एक का निकाल देता हूं मैं, इसको इसको वैसे हाईलाइट ही कर, इसको वैसे डिलीट ही कर देना है, तो कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑल स्पान इक्वल्स टू 2, सेव करता हूँ। वो 2 कॉलम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब इसका एज भी 35 है और मार्क्स भी 35, और ये साइड में नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको सेंटर ही कर देता हूँ। चलेगा आपको, मुझे मुझे एक्चुअली दिखाना है आपको कि ये अलाइन राइट भी हो सकता है, अलाइन लेफ्ट भी हो सकता है, तो रखते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। बट ये क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा एक वैल्यू है, उसका एज भी 35 है और मार्क्स भी 35 ही है। तो ये कुछ आइडियाज थे टेबल के बारे में। टेबल में आप टीडी टैग के अंदर एक इमेज भी डाल सकते हो, चलो वो ट्राई कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक नेक्स्ट डालते हैं, यही सेम, और यहाँ पे हम डालते हैं 5, और यहाँ डालते हैं ध्यानी। और यहाँ पे हम बाय द वे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं इमेज। ओके, तो हम यहाँ पे रखते हैं लेट्स से टॉमी, ठीक? और मैं ये सब कुछ नहीं रखता,
कुछ भी नहीं रखता, ये खाली रखता हूँ। और यहाँ पे मैं रखता हूँ एक IMG टैग, और SRC के अंदर मैं रखता हूँ जो हमारा IMG के अंदर एक इमेज था कोई भी, यही वाला रख लेते हैं, ठीक है। सेव कर दें और जरा वापस चल के देखते हैं, तो देखो इतना बड़ा आ गया। तो मुझे इस इमेज को थोड़ा छोटा करना है, तो इमेज के में एट्रीब्यूट्स हमने विड्थ वगैरह लिया था, हाइट और विड्थ, तो वो चेंज कर देते हैं। तो इसका मैं विड्थ यहाँ पे रख देता हूँ, और जैसे मैंने बताया था विड्थ और हाइट साथ में सेट नहीं करने, तो मैं हाइट सेट कर देता हूँ। ये वो बहुत लंबा इमेज है, तो मैं उसका हाइट जो है वो सेट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं हाइट उसका कर दूंगा 50 पिक्सल, तो छोटा सा 50 पिक्सल का वो आ गया, बराबर। बहुत छोटा हो गया तो उसको 100 पिक्सल कर देते हैं। तो एक नाइस सा अच्छा सा इमेज जो है वो हमारे टेबल के अंदर आ गया। तो टेबल डेटा TD के अंदर जो है आप इमेज भी रख सकते हो इस तरीके से। ऑफ कोर्स पूरी रो में इमेज नहीं आएगी, बट आप यहाँ पे आप इमेज डेफिनेटली इस तरीके से रख सकते हो। ओके, सो इट्स लाइक दैट। ये पूरा जो हमारा टेबल का कॉन्सेप्ट हुआ। लेट अस सी, कुछ बाकी तो नहीं रह जाता। इमेज टैग भी हमने देख लिया, परफेक्ट। तो वी आर डन विद द टेबल। काफी कुछ हमने आज के सेशन में कर लिया है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम जरा देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। आईडी और क्लासेस के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।